हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमें क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, बट थिंग यू शुड पैक बिफोर यू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, और स्किल्स यू शुड लर्न बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ स्टूडेंट वीज़ा। So student visa in Australia is a visa सब क्लास 500। डिफरेंट वीज़ा की डिफरेंट सब क्लास है, जैसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो कि TR है, दैट इज़ सब क्लास 485। देयर वाज वीज़ा जो आप पाकिस्तान इंडिया में कहीं पे भी आप बैचलर्स करके डायरेक्ट TR पे आ सकते थे, दैट वाज सब क्लास 476। फिर आती है PR जो हम सबको चाहिए, दैट इज़ PR भी दो तीन तरह की है। एक है सीधी सीधी PR, दैट इज सब क्लास 189। एक है स्टेट नॉमिनेटेड PR, दैट इज 190। ठीक है, एक और PR है 491। वो खैर वो एक बात की चीज़ है जो आपको अगले 3-4 साल तक अभी 3 साल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम बात करेंगे वीज़ा सब क्लास 500 के बारे में, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का। तो स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का ये है क्या? सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हाउ मच अ स्टूडेंट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया कॉस्ट। एजेंट जो आपसे लेगा सब कुछ, जो आपकी फीस है, जो आपकी इंश्योरेंस है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। जो आपकी वीज़ा कॉस्ट है, जो आपसे एम्बेसी लेगी, दैट इज़ 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो अभी आजकल ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ अराउंड 190, 187, 188। तो आप खुद से हिसाब कर लें। अभी पता नहीं कब भी आप वीडियो देख रहे होंगे और तब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की क्या प्राइस होगी, बट अभी जो करंटली चल रहा है दैट इज़ 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और ये रिसेंटली आई है। तो ये होपफुली 2024 पूरे में कम से कम यही होगी, मे बी 2025 में भी यही हो, होपफुली। लेकिन बढ़ भी सकती है, कम होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बढ़ सकती है। सो वी टॉक्ड अबाउट हाउ मच स्टूडेंट वीज़ा कॉस्ट। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या है? तो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जो है, स्टूडेंट वीज़ा जो है, इसके आने में टाइम कितना लगता है? क्योंकि व्हेन आई अप्लाइड बैक इन 2020 की स्टार्ट में मेरा वीज़ा आ गया था 10 दिन के अंदर। मेरे साथ ही एक और दोस्त था जिसने अप्लाई किया था, उसका होपफुली आई थिंक एक हफ्ते के अंदर आया था। और हाँ, उससे पहले 2019 में मेरा एक दोस्त था, जब मैं आइल्स कर रहा था, उसका वीज़ा एक दिन में आया था। ठीक है, तो ये वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ये वेरी करता है कि आपकी जो है इनटेक, जब आपकी क्लासेस हैं वो कब स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, सारे आई थिंक एजेंट्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका जैसे कि अगर आपका अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है कोर्स, अगर आपका अप्रैल में कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो आप जनवरी में ना अप्लाई करें, आप फेब मार्च में अप्लाई कर दें। ठीक है, आपको 4 महीने से ज़्यादा जल्दी क्यों अप्लाई नहीं करना है? क्योंकि 4 महीने जो है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम है जो यहाँ की एम्बेसी में वो रखते हैं कि अगर 4 महीने आपकी क्लासेस स्टार्ट होने में पड़े हैं तो आपका वीज़ा ग्रांट करने में, उसको प्रोसेस करने में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो जब आराम से करते हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास टाइम होता है आपकी प्रोफाइल को, आपके केस को अच्छे से देखने का। जब वो अच्छे से चेक करता है तो वो जेन्युइनली चेक करता है कि भाई आप क्यों पढ़ने आना चाहते हैं, तो इससे आपके वीज़ा चांसेस थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो आपने क्या लिखा है अपनी SOP में, क्या प्रोफाइल आपकी, उस हिसाब से। तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप लेवल 1 के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी महंगी होती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई नहीं करते। और क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज कर रही होती हैं तो उससे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा होता है, आई गेस। दैट इज़ वाई कि वो उसके वीज़ा प्रोसेसिंग को थोड़ा फास्ट रखते हैं। इसके अलावा जो वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस भी हैं कुछ, वो जो होते हैं जब वो आपको एडमिशन दे रहे होते हैं, ऑफर लेटर दे रहे होते हैं, तो जब GT करते हैं तो वो आपको कॉल वगैरह करते हैं और वो जेन्युइनिटी चेक करते हैं कि आप कितने सीरियस हैं वहाँ पे रियली पढ़ने के लिए, आपको पता है कि आप क्या पढ़ने आ रहे हैं, फिर क्या आउटकम्स हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो इसलिए उसके स्टूडेंट्स जो हैं उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कि वो टिकेंगे, वो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो पढ़ेंगे। इसी के ऑपोजिट अगर आप सस्ते कॉलेजेस में, सस्ते कोर्सेज में जब अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लग सकता है एज कम्पेयर टू द लेवल 1 कॉलेज या लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़। ओके, तो प्रोसेसिंग टाइम के बाद आप समझें कि आपको आपका वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपने मेंटेन करके रखनी होती हैं, जिससे आपकी वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस
ना के बराबर होते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है कि आपने अपनी ओवरसीज हेल्थ कवर जो है उसको मेंटेन रखना है, और ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से चेक करें, आप खुद से बाई करें। इंश्योरेंस जो है वो खरीदना इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद बाई कर सकते हैं। और अगर आपका एजेंट भी बाई कर रहा है तो प्लीज़ कॉल करके कंफर्म करें उनको, क्योंकि मेरे साथ 10-12 और दोस्त जो एक ही एजेंट के थ्रू आए थे, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट उन सब की इंश्योरेंस नहीं थी। आई रिमेंबर बैक इन 2020 when there was COVID all around us, me and one of my friends Usman, we went to the health insurance के ऑफिस में, हमारी जिस कंपनी की थी हम वहाँ गए, हम अपना पासपोर्ट लेके गए कि हमें ये बताया गया था कि जब आप जाएंगे वहाँ पे, अच्छा हमें बोला गया था एजेंट के थ्रू, हम 3 मंथ पहले आ गए थे हमारा कोर्स स्टार्ट होने से, तो हमें बोला गया था कि आप ना ऐसा करना, आप अभी नहीं जाना उनके ऑफिस, आप जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा आपने तब जाना, उससे पहले नहीं जाना। हालांकि हमें उससे यहाँ पे लैंड होने से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मेंटेन रखनी थी। तो हम जब उनके ऑफिस में गए, हमें जाके पता चला, हमारे पास पूरी PDF फाइल थी उनकी कि इंश्योरेंस हमने खरीदी हुई है। हम वहाँ पे गए, हम अपना पासपोर्ट लेके गए, हमने उनको अपनी फाइल दिखाई, उन्होंने बोला ये तो फेक है। हम बोला आपकी तो कोई डाटा तक नहीं है भाई, आपने हमसे इंश्योरेंस खरीदी ही नहीं। हमने एजेंट को फ़ोन किया, बैक एंड फोर्थ हुआ, 1 महीना उसके तंग करने के बाद हमें लिटरली ये पता चला कि भाई साहब ने हमारी इंश्योरेंस ही नहीं कराई हुई, हम पिछले 4-5 महीने से बगैर इंश्योरेंस के जा रहे हैं। अब अल्लाह नहीं करे तब कुछ एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो हमारे पास इंश्योरेंस थी ही नहीं, ठीक है, जबकि हम पाकिस्तान में पे कर चुके थे एजेंट को। तो प्लीज़ आप इंश्योरेंस अपनी चेक कीजिएगा कि आपकी इंश्योरेंस असली में हुई है, और यहाँ पे लैंड होते ही जाके अपना एक कार्ड मिलता है इंश्योरेंस से, वो आपने अपना कार्ड ले लेना है, ताकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास, GP के पास जाते हो, आप अपना वो कार्ड साथ लेके जाते हो। इंश्योरेंस लेने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपने दूसरा काम ये ज़रूरी करना होता है कि जो भी आपकी अकोमोडेशन है, जो आपकी कंफर्म है, आपको 1 हफ्ते में कंफर्म हो जाएगा कि आपने कहाँ पे रहना है, जिस रूम में रहना है, जिस घर में रहना है, आपका जो एड्रेस है परमानेंट, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक दफ़ा जहाँ पे आए हो वहाँ पे 2-3 साल रह लो। तो उसका क्या करना है आपने, आप जिस भी कॉलेज में आए हो, जिस भी यूनिवर्सिटी, जो भी आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो जो भी है, आपने 7 डेज के अंदर उनको ईमेल करके बताना होता है आपका एड्रेस, कि आप कहाँ पे रह रहे हो और आप वहाँ पे रहोगे, ठीक है। और अगर आप चेंज करते हो तो भी आपने विदिन अ वीक उनको जो है ईमेल करके बताना होता है आपका करंट एड्रेस जो भी होगा उसको। इसके बाद एड्रेस बताने के बाद दूसरे नंबर पे जो आपका एजुकेशन प्रोवाइडर से लेना देना है, उसमें आता है कि आपने अपनी एजुकेशन जो है उसको मेंटेन रखना है, आपने अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, और आपने फेल नहीं होना ज़्यादा भाई प्लीज़, क्योंकि पाकिस्तान में जब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, तो काफ़ी सारे एजेंट को ये बताते हैं कि अरे पहला सेमेस्टर फेल होगा, जो मर्जी हो, तो आप कोर्स चेंज कर लेना, जो भी। भाई अगर आपका कोर्स चेंज करने का मूड है भी, तो भी आप प्लीज़ फेल होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ने आए हो यार, आपने जो 1 सेमेस्टर में फ़ीस दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ो, एक्सपोजर लो यूनिवर्सिटी का जाके, और उसको पास करो। आप उसको फ्रीज भी कर सकते हो, अगर आपको दूसरा कोर्स करना है आप उसके बाद आके उसको वहीं से मेंटेन भी कर सकते हो। तो इसलिए आप उसको फेल नहीं करो, क्योंकि अगर आई थिंक आप ज़्यादा सब्जेक्ट फेल करते हो 1 या 2 सेमेस्टर्स में, और अगर आपने वो चीज़ पढ़नी है लिटरली में, और आप उसमें बार बार फेल करो, तो आपका स्टूडेंट वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है। अगर आपके अटेंडेंस का मसला आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और अगर आपके एजुकेशन प्रोवाइडर ने कंप्लेन कर दी, तो भी आपके स्टूडेंट वीज़ा पे भी मसले हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी एजुकेशन को मेंटेन करें, अपने ग्रेड्स मेंटेन करें, और अटेंडेंस लाजमी है। अटेंडेंस जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी भाई आपने जाना है कैंपस में, आपने जाके अपनी क्लासेस लेनी है, मिस नहीं करनी। तो जो चौथे नंबर पे कंडीशन है जो आपने मेंटेन करनी है, वो है वर्किंग विद इन द लिमिट्स। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आपका कोर्स चल रहा है, पहली बात ये कि आई नो आप जो है, आप अपने कोर्स स्टार्ट होने से 3 मंथ पहले ट्रैवल कर सकते हैं, आप 3 मंथ पहले ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ओ मैं 3 महीने पहले चल जाता हूँ, मैं वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, मैं जॉब स्टार्ट कर दूँगा, मैं सेविंग कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। बट यू शुड नो कि आपके कोर्स स्टार्ट होने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और आप 1 जनवरी को यहाँ पे आ जाते हैं एग्जैक्टली 3 मंथ पहले, दैट्स व्हेन यू कैन फ्लाई एग्जैक्टली 3 मंथ्स बिफोर योर कोर्स स्टार्ट्स। तो आपको आते ही काम नहीं करना भाई साहब, जब आप वर्क के लिए एलिजिबल हो 1 अप्रैल से, ठीक है, जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर आप काम कर रहे हैं तो वो कैश वैश पे करते हैं और वो इलीगल है काइंड ऑफ। अगर आप टैक्स पे भी करते हैं तो वो भी एक्चुअली वो इलीगल ही है, पकड़े जाओ ना पकड़े जाओ वो बात की बात है, लेकिन आप कभी भी पकड़े जा सकते हो।
तो आपको तब काम नहीं करना, आपको अपना कोर्स स्टार्ट करने के बाद करना है, और वो भी 48 आवर्स फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली क्या होता है? 2 वीक्स 14 डेज। वीकली अगर आप देखेंगे तो आपने 24 आवर्स वीकली से ज़्यादा काम नहीं करना। और हाँ, आप एक हफ्ते की ब्रेक ले सकते हो और एक हफ्ते 48 आवर्स भी काम कर सकते हो, फिर एक हफ्ते की ब्रेक ले सकते हो, फिर एक हफ्ता पूरा 48 जो आवर्स है वो काम कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे 48 वीक्स फोर्टनाइटली चलता है। उसके अलावा जब आपके सेमेस्टर ब्रेक चल रही है या समर ब्रेक चल रही हैं, तब आप फुल टाइम काम कर सकते हो। फुल टाइम का मतलब फुल टाइम का मतलब यही है 48 आवर्स पर वीक, जो फुल टाइम कंसिडर करता है। लेकिन स्टूडेंट्स तो इससे भी ज़्यादा काम करते हैं। आई नो पीपल हु वर्क 100 आवर्स अ वीक। तो वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आप अपनी सेहत के हिसाब से जितना काम करना चाहो, सेमेस्टर ब्रेक्स में या समर ब्रेक्स में। जब आपका कोर्स ओवर हुआ हुआ है, आपकी क्लासेस नहीं हो रही, ये नहीं कि आपकी मंडे ट्यूजडे क्लास हो रही है तो सैटरडे संडे छुट्टी है तो वो आपका ऑफ टाइम है, नहीं। पर जब जो सेमेस्टर ख़त्म हो जाए और उसके दरमियान में जो ब्रेक्स आती हैं, तब आप फुल टाइम वर्क कराओ, आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। लेकिन कोर्स के दौरान 48 आवर्स पर फोर्टनाइट से ज़्यादा काम आपने नहीं करना। तो ये जो रूल है 48 आवर्स फोर्टनाइट वाला, दिस इज एप्लीकेबल ऑन मास्टर्स, बैचलर्स या ट्रेड कोर्स या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, सब पे ये एप्लीकेबल है। बट इफ़ यू आर स्टडिंग डॉक्टरल, दैट इज PhD, तो आई थिंक उसमें तो आपने काम ही करना होता है मोस्टली लैब्स वगैरह में, तो उसमें फुल टाइम वर्क अलाउ है। इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स विद रिसर्च, तो भी आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। देयर इज अनदर थिंग जो मैं आपको शुरू में बताना चाहता था बट आई फॉरगॉट, इज दैट द सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा, time duration for that is up to 5 years. So if your course is like 3 years bachelor's, आपको मिलेगा for 3.5 years. If your course is bachelor's honors or if you are doing engineering, that is 4 years study. Your student visa is, the duration for your student visa should be 4.5 or a little bit less than 5 years. So up to it's 5 years. इसके बाद in the end when you're done with your studies, you have studied your bachelor's, master's or whatever, you're done with it. Now you must not overstay your visa because you do get extra visa. So if your studies 3 years, you will get 3.5 years worth of visa. But that doesn't mean कि आपको रुकना है. I think the most you can stay here is still 6 more months. Like if your last day at your college or your last day of your last semester was 1st January, so you must not stay over 6 months. So that means you must leave before 1 July, but that is not recommended. What I would suggest, or any agent would suggest you, is to apply for your DR, that is post study work visa, subclass 485. You should apply for that as soon as you can. But yeah, you can stay for like 2-3 months because you have to do PTE or IELTS again for your DR or post study work visa. तो हाँ, आप 3-4 months रह सकते हैं, but apply for your 485 as soon as you can. Yeah, so that was all for today's video. I know this video was short, but I thought I should explain what a student visa is और उसकी क्या conditions हैं, क्योंकि काफ़ी सारे that is very old, कि कुछ लोगों को नहीं पता होता, हालांकि this is very basic knowledge that you should all have. But yeah, I thought I should make a video about it. Well, I will see you again in the next video. तब तक के लिए मेरे लिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।